हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है निमोनिया। निमोनिया क्या है? एक सीवियर रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन की कि निमोनिया डिजीज़ होती क्या है। ठीक है, किस तरीके से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो निमोनिया क्या होती है? इट इज़ एन इन्फ्लामेटरी इलनेस। ठीक है, ये क्या होती है? एक इन्फ्लामेटरी इलनेस होती है। इट मीन्स इसके अंदर क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेटरी इलनेस ऑफ द लंग। जो हमारा लंग होता है उसके अंदर क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है। इट इज़ ए डिस्क्राइब एज एन इन्फेक्शन दैट इन्फ्लाम्स द एयर सैक्स इन वन और बोथ लंग्स। ठीक है, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे एक इन्फेक्शन। ये क्या होता है? एक इन्फेक्शन होता है जो कि क्या करता है? इन्फ्लाम्स करता है द एयर सैक्स। ठीक है, ये क्या होता है? एक इन्फेक्शन होता है जो कि इन्फ्लाम्स करता है हमारे एयर सैक्स को, जिसको हम बोलते हैं एल्वोलाई। ठीक है, एयर सैक्स या फिर एल्वोलाई क्या होती है? हमारे रेस्पिरेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। उसको क्या करता है? ये इन्फ्लाम्स करता है, यानी कि इन्फ्लामेशन कोज करता है एल्वोलाई के अंदर इन वन और बोथ लंग्स। या तो एक लंग के अंदर इन्फ्लामेशन करता है एल्वोलाई के अंदर, या फिर दोनों लंग्स के जो एल्वोलाई है उसके अंदर इन्फ्लामेशन कोज करता है, तो उस मेडिकल कंडीशन को कहा जाता है निमोनिया। ठीक है, ये एक इन्फ्लामेटरी इलनेस होती है, एक इन्फेक्शन होता है जो कि क्या करता है? हमारी एल्वोलाई के अंदर इन्फ्लामेशन कोज करता है। ठीक है, और इन्फ्लामेशन के साथ साथ में क्या होता है? एल्वोलाई के अंदर फ्लूइड और पस का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, जो क्या होता है? या तो एक लंग के अंदर हो सकता है या फिर बोथ लंग्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है द एयर सैक्स में फिल विद फ्लूइड और पस पुरुलेंट मटेरियल। तो जो एल्वोलाई है जिसके अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, उस एल्वोलाई के अंदर क्या होने लग जाता है? फिलअप होने लग जाता है विद फ्लूइड और पस। उस एल्वोलाई के अंदर या तो फ्लूइड या पस का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, जिसको बोलते हैं पुरुलेंट मटेरियल, जिसकी वजह से क्या होता है? कफ, फीवर, चिल्स एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ये होते हैं इसके सिम्टम्स। एल्वोलाई के अंदर इन्फ्लामेशन होने लग जाता है और फ्लूइड और पस का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। फ्लूइड और पस उसके अंदर फिलअप होने लग जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को कफिंग होती है, फीवर होता है क्योंकि बॉडी में इन्फेक्शन है, चिल्स, उसको ठंड लगती है, और रेस्पिरेशन में या ब्रीदिंग में उसको क्या होती है? डिफ़िकल्टी होने लग जाती है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को कहा जाता है निमोनिया। Pneumonia is a general term that refers to an infection of the lung which can be caused by a variety of microorganisms including bacteria, viruses, fungi. ठीक है, निमोनिया क्या है? एक जनरल टर्म है, एक मेडिकल कंडीशन है जिसको हम रेफ़र करते हैं एक इन्फेक्शन के ज़रिए। एक इन्फेक्शन होता है लंग का, जो कि किस वजह से होती है? अब ये कंडीशन वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से निमोनिया कोज हो सकता है, यानी कि एल्वोलाई के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है। काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो सकता है, लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंजाई। अब यहाँ पर जो मोस्ट कॉमनली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो निमोनिया कोज करते हैं वो बैक्टीरियाज कोज करते हैं एंड वायरसेस कोज करते हैं, और जो लेस कॉमनली जो निमोनिया कोज करते हैं वो फंजाई या फिर पैरासाइट्स कोज करते हैं। ज़्यादातर जो निमोनिया होगा वो या तो बैक्टीरिया की वजह से होगा या वायरसेस की वजह से होगा, और बहुत ही रेयर केसेस में होता है फंजाई या फिर पैरासाइट्स की वजह से निमोनिया। ठीक है, ये हुआ इसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी की या इसके कोजेज़ की। सो स्टूडेंट्स, हम इसके ईटियोलॉजी की बात करें तो जैसा कि अभी हमने बात की थी कि मोस्ट कॉमनली केसेस में या तो बैक्टीरिया या फिर वायरस निमोनिया कोज करते हैं, और लेस कॉमनली फंगस या फिर पैरासाइट्स निमोनिया कोज करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे बैक्टीरियाज और कौन कौन से ऐसे वायरसेस है जो निमोनिया की कंडीशन कोज कर सकते हैं एज ए कॉम्प्लिकेशन के तौर पे या फिर प्राइमरी इन्फेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं हम बैक्टीरियल कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं जो निमोनिया कोज करते हैं, यानी कि निमोनिया डिजीज़ के बैक्टीरियल कोजेज़ क्या हो सकते हैं। फर्स्ट वन, जो मोस्ट कॉमनली निमोनिया डिजीज़ कोज करता है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया।
ठीक है। मोस्ट कॉमनली जितने भी निमोनिया के केसेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो निमोनिया कोज करता है वो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया होता है। सेकेंड वन स्टेफाइलोकोकस ओरियस निमोनिया कोज कर सकता है। लीजियोलेना न्यूमोफिला निमोनिया कोज कर सकता है, ये सारे बैक्टीरियाज है। मोरेक्सिला कैटारिलिस निमोनिया कोज कर सकता है और क्लेब्सिला निमोनिया। ठीक है, ये जो 5 टाइप के बैक्टीरियाज है ये मोस्ट कॉमनली केसेस में निमोनिया कोज करते हैं। ये इनके बैक्टीरियल कोजेज होते हैं निमोनिया डिजीज़ के। सेकेंड हम देखते हैं वायरल कोजेज, कौन कौन से ऐसे वायरसेस होते हैं जो ह्यूमंस के अंदर निमोनिया की कंडीशन कोज कर सकते हैं। फर्स्ट वन होता है इन्फ्लुएंजा। जितने भी जो फ्लू वायरसेस होते हैं लाइक स्वाइन फ्लू, स्पेनिश फ्लू, वो ह्यूमंस के अंदर या तो प्राइमरली या सेकेंडरीली निमोनिया कोज कर सकते हैं। सेकेंड है कोरोना वायरस, जिसको प्रेजेंट में हम कोविड डिजीज़ के नाम से जानते हैं। तो ये भी सेकेंडरीली एल्वोलाई के अंदर इन्फ्लामेशन कोज कर सकता है। रीनो वायरस और रेस्पिरेटरी सिंसाइटिकल वायरस, ये कुछ एक वायरसेस है जो निमोनिया की कंडीशन कोज कर सकते हैं। जैसा कि हमने बात की थी, मोस्ट कॉमनली केसेस के अंदर या तो बैक्टीरियाज या वायरसेस निमोनिया कोज करते हैं, और कुछ ऐसे रेयर फंगस या पैरासाइट्स होते हैं जो निमोनिया कोज कर सकते हैं। लाइक हम फंगस की बात करें तो न्यूमोसिस्टाइसिस कैरिनी और एस्परगिलस स्पीसीज, ये कुछ फंगस होते हैं जो बहुत रेयर केसेस में ह्यूमंस के अंदर निमोनिया कोज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ निमोनिया। ठीक है, क्लिनिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे हम निमोनिया को, यानी कि कौन से पार्ट में निमोनिया हुआ है, किस पार्ट से डेराइव्ड हुआ है, तो उसके आधार पे हम निमोनिया को 3 टाइप्स में क्लासीफाइड करते हैं। फर्स्ट वन है लोबार निमोनिया, सेकेंड है ब्रोंको निमोनिया और थर्ड वन है इंटरस्टिशियल निमोनिया। ठीक है, अब होता क्या है, लोबार निमोनिया ऑल और लार्ज सेगमेंट ऑफ पल्मोनरी इज़ इन्वॉल्व्ड। इसके अंदर क्या होता है कि जो पल्मोनरी पार्ट का पूरा जो सेगमेंट होता है वो इन्वॉल्व होता है। ब्रोंको निमोनिया, ये क्या होता है कि जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं जहाँ से जो एल्वोलाई अटैच्ड होती है वहाँ से भी स्टार्ट होता है और स्प्रेड होता है पूरे एल्वोलाई के अंदर। थर्ड होता है इंटरस्टिशियल निमोनिया। ठीक है, इस टाइप के निमोनिया जो एल्वोलाई की जो वाल्स होती है उनको अफेक्ट करता है। तो ये तीनों टाइप्स के निमोनिया है, उनकी लोकेशन के आधार पे लोबार निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया एंड इंटरस्टिशियल निमोनिया। ठीक है, अब हम इनकी बात करते हैं टाइप्स ऑफ निमोनिया की, यानी कि जो निमोनिया की कंडीशन है, निमोनिया जो इन्फेक्शन हो रहा है वो कहाँ से एक्वायर हो रहा है। ठीक है, कहाँ से पर्सन को निमोनिया हो रहा है। ठीक है, तो उसके आधार पे यहाँ पर हम डिवाइडेशन है उसको देखते हैं। फर्स्ट वन है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, CAP। तो जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया होता है, अगर कोई भी पर्सन किसी भी कम्युनिटी में से, किसी भी एनवायरनमेंट में से यदि निमोनिया को एक्वायर्स करता है, ठीक है, कहीं से भी उसको इन्फेक्शन लग जाता है, तो वो कहलाएगा कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, दिस टाइप ऑफ बैक्टीरियल इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग ए हॉस्पिटल स्टे फॉर अनदर स्पेल इलनेस। अगर कोई भी पेशेंट है, अगर किसी दूसरी बीमारी की वजह से अगर हॉस्पिटल में एडमिट है और वहाँ पे उसको किसी भी फैक्टर्स की वजह से यदि निमोनिया हो रहा है, एक्वायरिंग हो रहा है, तो वो कहलाएगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। थर्ड वन होता है वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया। अगर कोई भी पेशेंट है, अगर वो वेंटिलेटर्स पे है, अगर प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ नहीं की जा रही है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में अगर इनहेलेशन के माध्यम से एंट्री कर रहे हैं, तो इस टाइप के निमोनिया को बोलेंगे वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया। हेल्थ केयर एसोसिएट निमोनिया, इट मीन्स अगर कोई भी पेशेंट है, अगर कोई भी पर्सन है, अगर हेल्थ केयर जो सेटिंग्स होती है लाइक जैसे क्लिनिक्स होते हैं, कोई डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं, ठीक है, नर्सिंग होम्स होते हैं, अगर वहाँ पर जाता है और वहाँ से यदि निमोनिया को एक्वायर, तो वो कहलाएगा हेल्थ केयर एसोसिएट निमोनिया। और फिफ्थ होता है एस्पायरेशन निमोनिया। ठीक है, फिफ्थ और जो इम्पोर्टेंट है वो है एस्पायरेशन निमोनिया। अब इसके अंदर होता क्या है, एस्पायरेशन निमोनिया एक टाइप ऑफ निमोनिया होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी अगर किसी पर्सन को अगर कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल गैग रिफ्लेक्स होता है यदि वो डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है,
किसी भी ब्रेन से रिलेटेड कोई इंजरी की वजह से या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या कंडीशंस की वजह से एबनॉर्मल, अगर हमारा जो नॉर्मल गैग रिफ्लेक्स होता है अगर वो डिस्टर्ब हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर उस पर्सन को कोई भी फूड या ड्रिंक अगर वो इंजेस्ट करता है तो वो हमारे फूड पाइप में जाने के बजाय हमारे विंड पाइप में यानी कि ट्रेकिया में चला जाता है, और ट्रेकिया में जाने के बाद में वो ब्रोंक्यूल्स के माध्यम से एल्वोलाई के अंदर ट्रैप हो जाता है जो भी फूड या ड्रिंक इंजेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, उसका एक्यूमुलेशन होने लग जाता है और ये कंडीशन लीड कर सकती है निमोनिया को। ठीक है, तो ये इस टाइप के अगर इस वजह से निमोनिया कोज हो रहा है तो वो कहलाएगा एस्पायरेशन निमोनिया। ठीक है, अगर एक्सेसिव अल्कोहल या फिर ड्रग्स अगर इंजेस्ट कर ली है जिसकी वजह से भी क्या होता है, गैग रिफ्लेक्स डिस्टर्ब होने लग जाता है। जो चीज़ हमारे फूड पाइप में जानी चाहिए वो हमारे विंड पाइप में चली जाती है ट्रेकिया में, और वो एल्वोलाई के अंदर ट्रैप हो जाती है, जिस वजह से वहाँ पर एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, इन्फ्लामेशन होने लग जाता है, और वो क्या कर सकता है, निमोनिया की कंडीशन क्रिएट कर सकता है। तो इस टाइप को बोल देंगे एस्पायरेशन निमोनिया। नेक्स्ट हम आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स में कि निमोनिया डिजीज़ के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो पर्सन को जिसके अंदर निमोनिया डेवलप्ड है उसको सबसे पहले चेस्ट पेन होगा, क्योंकि इन्फेक्शन कहाँ हो रहा है, चेस्ट के अंदर एल्वोलाई में, तो चेस्ट पेन होगा। कफ विथ फ्लेम एंड म्यूकस, उसको कफिंग होगी। ठीक है, और कफिंग के अंदर क्या होगा, या तो म्यूकस सीक्रेट होगा या फ्लेम्स यानी कि थिक म्यूकस सीक्रेट होगा, क्योंकि एल्वोलाई के अंदर क्या है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन है। तो जब भी पर्सन कफिंग करेगा तो वो फ्लूइड सीक्रेट होगा बाहर। ठीक है, उसके बाद में फैटिग, पर्सन को थकान होगी, फीवर होगा, स्वेटिंग हो सकती है चिल्स के साथ में, नोजिया एंड वॉमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और कन्फ्यूजन जो कि होगा ओल्ड के अंदर। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पर्सन के अंदर निमोनिया के रिस्क को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एज फैक्टर। तो एज फैक्टर का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन, अगर इन्फेंट है, अगर कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, या फिर कोई ओल्ड एज पर्सन है, तो उसको ज़्यादा रिस्क होगा निमोनिया डिजीज़ का या फिर अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का, क्योंकि ये जो पर्सन्स होते हैं, इन्फेंट हो या ओल्ड एज पर्सन्स हो, वो ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं किसी भी इन्फेक्शन के लिए। डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि इस एज ग्रुप के लोगों की जो इम्यूनिटी होती है वो वीक होती है, जिस वजह से इनको ज़्यादा रिस्क होता है किसी भी इन्फेक्शन होने का। ठीक है, तो ये रिस्क फैक्टर बन सकता है एज। सेकंड है कोई क्रोनिक लंग डिजीज़ हो रखी हो ऑलरेडी बॉडी के अंदर। ठीक है, अगर वो पर्सन अगर स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग भी मेजर रिस्क फैक्टर होता है या मेजर कोजेज होता है वेरियस रेस्पिरेटरी डिजीज़ का। नेक्स्ट है क्रोनिक इलनेस, अगर पहले से ही ऑलरेडी कोई पर्सन किसी इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है, कोई हार्ट डिजीज़ या कोई किडनी प्रॉब्लम से, तो उसको ज़्यादा रिस्क होगा किसी भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ का। अगर उस पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक है, अगर कोई ड्रग्स वगैरह ले रहा है, डिफ़िकल्टी स्वेलोइंग, अगर उसको स्वेलो करने में अगर डिफ़िकल्टी, जैसा हमने बात की थी एस्पायरेशन निमोनिया के अंदर, तो वो स्वेलो करने की बजाय क्या कर चल जाएगा, उसके जो भी फूड या ड्रिंक को अगर स्वेलो करता है तो उसके ट्रेकिया के अंदर जा सकता है। अगर कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो तो वो लीड कर सकता है एस्पायरेशन निमोनिया को, या फिर पहले कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रखा हो रिसेंटली, तो उस वजह से भी निमोनिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। या फिर वो पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड हो, हॉस्पिटलाइज्ड में भी क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होता है, काफ़ी सारी मेडिसिन्स वगैरह चलती है, जिस वजह से उस पर्सन को किसी भी तरह का इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है इन द हॉस्पिटल्स। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, यानी कि क्या मैकेनिज्म होती है बॉडी के अंदर, किस तरीके से निमोनिया डेवलप होता है और कैसे हमारी बॉडी में सिम्टम्स दिखाई देते हैं। फर्स्ट वन हम बात करते हैं यहाँ पर ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स। अगर कोई भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे हमने बात की थी, ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियाज एंड वायरसेस। तो जो बैक्टीरिया वायरसेस है अगर बॉडी में एंट्री करते हैं बाय द इनहेलेशन, ठीक है, सांस लेने के जरिए, तो माइक्रोब्स क्या होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंट्री करेगा,
उसके बाद में क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंट्री करता है तो हमारी बॉडी का जो इम्यून रेस्पॉन्स होता है, जो इम्यूनिटी पावर होती है, वो एक्टिवेट हो जाती है और वो क्या करती है, म्यूकस का प्रोडक्शन करती है। और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ से सबसे पहले वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आएगा। ठीक है, बाय द इनहेलेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आया। ठीक है, उसके बाद से वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जरिए कहा जाएगा पेनेट्रेट कर जाएगा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यानी कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई के अंदर। अब उसके बाद में वो एल्वोलाई में ट्रैप हो जाएगा, तो वहाँ पर उस पार्ट की जो वेसल्स है वो डायलेट होने लग जाएगी और उस पार्ट का जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ होने लग जाएगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है अफेक्टेड एरिया। ठीक है, उसके बाद में कंसोलिडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट एंड फिब्रिन, उस पार्ट पर जो ल्यूकोसाइट्स और जो WBC और जो फिब्रिन है उनका कंसोलिडेशन होने लग जाएगा, वो फिलअप होने लग जाएगी। कंजेशन होगा, एल्वोलाई फिल्ड विथ फ्लूइड एंड पस, एल्वोलाई के अंदर फ्लूइड और पस फिलअप होने लग जाएगी। उसके बाद में कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स एंड देन अल्टीमेटली कॉज द निमोनिया। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस की, किस तरीके से हम निमोनिया डिजीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं, किस तरीके से हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलरली निमोनिया डिजीज़ से इन्फेक्टेड है ये पर्सन। सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे पेशेंट की, उसके बाद में फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे एंड देन चेस्ट एक्सरे परफॉर्म कर सकते हैं, CT स्कैन कर सकते हैं, CT स्कैन के थ्रू लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, स्पूटम कल्चर कर सकते हैं, जो स्पूटम सीक्रेट हो रहा है। ठीक है, कफिंग के साथ में हमने बात की थी सिम्टम्स में कि म्यूकस सीक्रेट होता है, तो उसको कलेक्ट करके उसका कल्चर करवाया जा सकता है। पल्स ऑक्सीमेट्री चेक की जाती है और ABG एनालिसिस। इन मेथड्स के थ्रू हम कंफर्म कर सकते हैं निमोनिया डिजीज़ को। इसके बाद में बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। ठीक है, मैनेजमेंट यानी कि निमोनिया डिजीज़ को किस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं, कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ठीक है, और सेकंड हम पढ़ेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का मीन्स होता है कि मेडिकेशंस के ज़रिए, ठीक है, दवाइयों के ज़रिए हम किस तरीके से निमोनिया को ट्रीट कर सकते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल का मैनेजमेंट का मतलब होता है विदाउट मेडिकेशन, जैसे कि उसको कोई एक्सरसाइज प्रोवाइड कराना। ठीक है, उसको किस तरीके से हम डाइट के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं कंडीशन को। तो फर्स्ट देखते हैं हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर। फर्स्ट वन, यदि किसी बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया हो रखा है, ठीक है, जिसको हमने कंफर्म किया है बाय द डायग्नोसिस, तो हम वहाँ पर एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स के अंदर ओरल एंटीबायोटिक्स है एजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन और इरेथ्रोमाइसिन। मोस्ट कॉमनली रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए एजिथ्रोमाइसिन और एमोक्सिसिलिन ये एंटीबायोटिक्स होती है जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है, तो यहाँ पर निमोनिया के अंदर भी यही यूज़ करेंगे। IV एंटीबायोटिक्स लीवोफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन और फ्लूरोक्विनोन्स यूज़ की जाएगी। अब यहाँ पर कुछ एंटीवायरल्स होती है, यदि वायरसेस की वजह से निमोनिया की कंडीशन कोज हो रही है तो एंटीवायरल्स डायरेक्टली प्रोवाइड करेंगे वहाँ पर, जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली ओसिल्टामिविर, जिसको बोलते हैं टेमीफ्लू नाम से, रिमेटाडिन और एमेटाडिन और जेनामिविर। ठीक है, अभी जैसे हमने बात की थी कि कोरोना वायरस भी निमोनिया की कंडीशन कोज कर सकता है, तो यहाँ पर जैसे अभी कोविड पेशेंट्स को ज़्यादातर ओसिल्टामिविर दी जा रही थी, टेमीफ्लू जिसको बोलते हैं। NSAID जो चेस्ट पेन होता है, मसल्स पेन होता है, उसको ट्रीट करने के लिए हम NSAID देते हैं, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। मोस्ट कॉमनली हम आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन, पैरासीटामोल और नेजल कंजेस्टेंट देंगे आपको। ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट्स दिया जाता है ग्यूफेनिसिन। उसके बाद में एंटी फंगल्स, अगर फंगस की वजह से अगर कोई निमोनिया की कंडीशन को डेवलप हो रही है तो एंटी फंगल्स प्रोवाइड करेंगे हम यहाँ पर, जो कि काफ़ी रेयर केसेस के अंदर होता है ये। अब सेकंड हम यहाँ पर जैसे हमने बात की थी नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, कि विदाउट मेडिकेशन क्या क्या हम थेरापी या कौन कौन से मेजर्स प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को।
कफिंग डीप ब्रीदिंग टू रिमूव सीक्रेशंस, जिस पे जैसे हमने बात की थी कि एल्वोलाई के अंदर क्या होता है, फ्लूइड और पस का एक्यूमुलेशन होता है, तो उस पेशेंट को हम डीप ब्रीदिंग करवाएंगे ताकि जो सीक्रेशंस है वो रिमूव हो सके। सप्लीमेंटल O2 प्रोवाइड करेंगे, चेस्ट फिजियोथेरापी प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को, उसका जो फ्लूइड इनटेक है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। प्रॉपर हाइजीन के बारे में बता सकते हैं उसको, साफ़ सफाई के बारे में, प्रॉपर डाइट के बारे में, और अवॉइड स्मोकिंग जो मेजर फैक्टर्स बन सकता है, कॉम्प्लिकेशन भी बन सकता है रेस्पिरेटरी डिजीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात की निमोनिया डिजीज़ की कि क्या होता है, इंट्रोडक्शन, उसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की, कौन कौन से वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो निमोनिया की कंडीशन कोज कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ निमोनिया लोकेशंस के आधार पे, और टाइप्स ऑफ निमोनिया कहाँ से वो एक्वायर हुआ है, निमोनिया कहाँ से निमोनिया इन्फेक्शन हुआ है उसके आधार पे टाइप्स, और देन साइन एंड सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स लक्षण दिखाई देते हैं निमोनिया पेशेंट के अंदर। उसके बाद में रिस्क फैक्टर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो निमोनिया की कंडीशन कोज कर सकते हैं। उसके बाद में पैथोफिजियोलॉजी कि हमारी बॉडी में कोई भी जो निमोनिया कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंट्री करेगा, जिसके बाद में हमारी बॉडी में क्या मैकेनिज्म होगी, म्यूकस का प्रोडक्शन होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होने लग जाएगा, ल्यूकोसाइड फिब्रिन्स वहाँ पर फिलअप होने लग जाएगी, कंजेशन होने लग जाएगा, कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स हो जाएगा, जिसके बाद में निमोनिया कोज हो सकता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस कौन कौन से मेथड्स के थ्रू हम निमोनिया को डायग्नोज कर सकते हैं। एंड देन मैनेजमेंट, हम कुछ प्रिफरेबल एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल्स प्रोवाइड करते हैं ऑन, वो डिपेंड करता है कि उसका एटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है। एंड देन नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, कौन कौन से मेजर्स है जिसके थ्रू हम निमोनिया को एक हद तक कंट्रोल कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कंप्लीट किया एक निमोनिया डिजीज़ को। अगर आपको इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।